ये थे इस वक्त के हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो संसद में जो पेपर लीक पर कड़ा कानून बना है उसको लेकर के अभी विवाद थमा नहीं है, क्योंकि उस दौरान कुछ ऐसी बातें भी कह दी गई हैं जिसको लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक विधेयक को मंजूरी तो मिल गई है। पेपर लीक रोकने के लिए इसे अब तक का सबसे प्रभावी कदम भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो। पेपर लीक लगभग सभी राज्यों की समस्या है। इस प्रयास के बाद पेपर माफिया पर नकेल कसने के ठोस उपाय किए गए हैं, लेकिन संसद में आज भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। उधर झारखंड की बात कीजिए, वहां लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में आज भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। पिछले दिनों सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक की भी बढ़ती समस्या को लेकर जमकर प्रदर्शन किया था और विपक्ष की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। यह देश की समस्या है। लाखों छात्रों और युवाओं को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। पिछले कई दिनों से रांची में बापू की प्रतिमा के नीचे झारखंड के युवा प्रदर्शन पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने नौकरी के नाम पर उन्हें सिर्फ ठगने, रुलाने और भटकाने का काम किया है। झारखंड में लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ छात्र सड़क पर संग्राम करने को उतारू हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस ना अन्य विपक्षी पार्टियों की जुबान खुल रही है और ना ही शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का दावा करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी और उनके कुछ स्वयंभू नेताओं की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है। सभी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो संदेश दिया उसमें उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। तो ये प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश था। और उधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अहम बिल पर विपक्ष द्वारा चर्चा में भाग नहीं लेना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कांग्रेस के सारा साथियों से भी बार-बार गुहार लगाया कि महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों पर ही सवाल उठाए और उनसे सवाल पूछे। उनके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यार बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की, परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल पूछने पर कहते हैं बीजेपी से हो, तो फिर पत्रकारों का सामना करने का मतलब क्या है? भाजपा के नेता संजय सेठ झारखंड से ही आते हैं। उन्होंने कहा झारखंड के अंदर छात्र पेपर लीक को लेकर 5 दिनों से धरनों पर छात्र बैठे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड के अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए, भारी बारिश के बीच में उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि बाकायदा एक होटल को बुक कराया गया लीज पे, वहां पे आंसर शीट, प्रश्न पत्र के उत्तर लिखाए गए। यह हाल झारखंड का है।
तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच कराओ और राहुल गांधी अविलंब रांची जाएं और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, अगर युवाओं के साथ इतना आपके पास है, जाओ युवाओं के साथ और मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठो, उनसे इस्तीफा मांगो। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि जितनी भी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रही है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह से झारखंड में आज लगभग 5 दिनों से झारखंड के युवा भी रोड पर है, सड़कों पे है। जो बच्चे हमारे हैं, चूंकि जिस तरह झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता हुई, पेपर लीक की बात आई है, उसके साथ सीजीएल का है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा झारखंड में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये तो अब लग रहा है कि झारखंड का जो पेपर लीक का मामला है, झारखंड में गड़बड़ी का मामला है, उसकी गूंज अब संसद में सुनाई देने लगी है। बड़े सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें सवाल किन पर उठ रहे हैं? सवाल उन पर उठ रहे हैं जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहे थे कि अब ये सेलेक्टिव चुप्पी क्यों है। और सवाल उन पर भी है जो स्वयं भी नेता थे, जिन्होंने कहा हम छात्र के नेता हैं। उन पर सवाल है, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं इन दिनों? इन सारे सवालों को और झारखंड का ये पूरा मामला है क्या, इसको जानने के लिए दिवाकर कुमार हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, और साथ ही हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले दिवाकर के पास चलता हूं क्योंकि मामले को समझना तो पड़ेगा कि ये पूरा मामला है क्या। दिवाकर, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी है ना, ये दोनों को लेकर गड़बड़ी सामने आ रही है और न सिर्फ अब छात्र बल्कि राजनीतिक पार्टियां संसद में मामले को उठा रही हैं। ये किस तरह की गड़बड़ी का मामला है? क्योंकि इसमें ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये सेलेक्टिव चुप्पी क्यों? जो लोग इसके टेंडर ले रहे थे वो सब हैं कहाँ? ये सेलेक्टिव चुप्पी क्यों है? चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे वो स्वयंभू छात्र नेता हों। दिवाकर, देखिए, इसको आपने चूंकि समझाने की बात कही तो मैं थोड़ा इसको पीछे से भी ले चलूंगा, जरूर बैक के लेकर आता हूं कि किस तरीके से जैसे झारखंड में जो जेपीएससी है और जेएससीसी दोनों परीक्षाएं जो हुई हैं हाल के दिनों में, उसमें लगातार सवाल उठते रहे और सवाल के घेरे में हालिया जो मामला गड़बड़ाया है वो यहाँ से है कि जेपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा होती है, अभी पीटी का रिजल्ट दिया जाता है और उस पीटी के रिजल्ट के दौरान जो मामला सामने निकल कर आता है उसमें यह होता है कि जेपीएससी के जितने पदाधिकारी थे उनमें किसी का उसमें साइन नहीं था। जब बच्चों की तरफ से डिमांड किया गया कि ओएमआर शीट जारी किया जाए तो वो भी जारी नहीं किया जाता है, और उसके बाद जब मामले को और विद्यार्थी तहकीकात में जाते हैं तो पता चलता है कि जिनको कम नंबर आया उनको पास कर दिया गया पीटी में, जिनको अधिक नंबर आए उनको पास नहीं किया गया। तो ये कई तरह की अनियमितताएं इसमें निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर अपोजिशन लगातार हमलावर है, छात्र नेता हमलावर है, अभ्यर्थी लगातार हमलावर है। और झारखंड में चूंकि कांग्रेस के सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो संसद में आज दूसरी बार उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है और हल्ला बोल उन्होंने किया है कि कांग्रेस दूसरे मामले में हल्ला करती है लेकिन झारखंड के मामले में चुप है। तो झारखंड पे भी उनको स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में विद्यार्थी एक हफ्ते से रोड पे बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया है उन्होंने, लेकिन उनकी बातों पर कोई सुनवाई नहीं होती। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी है और शिक्षा मंत्री का भी कार्य प्रभार उनके पास है, तो ऐसे में उनको भी इस्तीफा देना चाहिए संज्ञान लेकर। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात तो करते हैं अपोजिशन के नेता, लेकिन जो जब अपने उनके ऊपर बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। तो इसीलिए अपोजिशन जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी झारखंड में है, उनका साफ तौर पर मानना है कि इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और झारखंड में जिस तरीके से पिछले 6 वर्षों से जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस का समर्थन मिला है, उस समर्थन की सरकार में जो भी एग्जाम हुए, चाहे जेपीएससी की परीक्षा का मामला हो, इसके पहले आपको याद होगा कि हजारीबाग में कितने बच्चे पकड़ाए थे कि एक कमरे में बैठाकर एग्जाम दिलाया जा रहा था। इसके अलावा जो मामला है वो उत्पाद सिपाही परीक्षा का मामला है, उसमें भी कई गड़बड़ियां निकलकर सामने आई थी। और जो शिक्षक भर्ती का मामला हुआ है उसमें भी कई राउंड्स में रिजल्ट निकाले गए, इसको लेकर भी अपोजिशन सवाल खड़ा कर रहा है। तो झारखंड में इधर पिछले 5-6 वर्षों में जिस तरीके से एग्जाम लिए गए हैं उसमें कई सारे एग्जाम्स जो है नियुक्ति परीक्षाएं हैं वो सवालों के घेरे में, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और हमलावर है। और जो छात्र नेता यहाँ पर है, विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी हमलावर है और वो भी, उनकी भी मांग है कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपके पास विनोद सर, जिस तरह से कि ये पूरा मामला अभी दिवाकर बता रहे थे, अच्छा बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, इससे पहले देखिए पंजाब का मामला आया था,
कर्नाटक में गड़बड़ी का कितना बड़ा मामला, और भी कई राज्यों में। सवाल 3-4 सेक्शन पर। एक तो सबसे पहले कि राजनीतिक दल इसको बिल्कुल सेलेक्टिव तौर पर उठा रहे हैं, उधर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। फिर वो जो कहते हैं कि हम छात्रों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, वो कहाँ हैं, किधर हैं? अपने घर पर कहीं छुट्टी मना रहे हैं या कहीं और चले गए? तीसरा सवाल ये कि मीडिया का एक सेक्शन, ठीक है, अब जब क्योंकि संसद में टर्म दिया जा रहा है तो हम यहां से टर्म दे रहे हैं, मीडिया का वो सेक्शन जिसको पालतू मीडिया बोलते हैं, उनको ये नहीं दिखाई पड़ता कि क्या हो रहा है पंजाब में, क्या हो रहा है झारखंड में, और क्या हो रहा है दूसरे राज्यों में? विनोद जी। लाल जी, ये सेलेक्टिव आउटरीच जब आप कहते हैं तब इस चीज़ को आप देखते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस अलग अलग स्टेटमेंट, मतलब तुम्हारा पेपर लीक, मेरा पेपर लीक, उसके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। वो इकोसिस्टम की बात है जब आप कह रहे थे पालतू मीडिया जी, कि वो वही सेलेक्टिव आउटरीच के साथ में होता है जो एक दूसरे पक्ष को सूट नहीं करता। अब सवाल ये है कि आप संसद में जो अभी 3 दिन से जो बहस चल रही थी और जिस तरह से वहाँ इस कड़े कानून का, एंटी पेपर लीक पे कानून बनाया गया, क्या विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, क्या इनको ये चिंता ये नहीं थी कि ये सारे स्टेट के भी प्रॉब्लम है? बेशक। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो खुशी जताई है और जो स्टूडेंट के साथ उन्होंने जो शेयर किया है जी, कि इसी दिन में आप ये देखिए कि कितने पहल हुए हैं भारत सरकार की तरफ से, कि अगर सरकार की तरफ से संसद में इस कड़े कानून का प्रस्ताव लाया, विधेयक आया और वो पास भी हुआ, दोनों सदन से पास हुआ। टास्क फोर्स की बात हुई है तो देखिए टॉप जो इमिनेंट पर्सन्स हैं, साइंटिस्ट से लेके और वो जो टेक्नोलॉजी तक के, उन सारे महारथियों के लिए टास्क फोर्स बनाया गया। अब उसके बाद जो है, उसके बाद कोर्ट में आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई है। तो क्या इन सारे प्रयासों में राज्यों को भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देने, विचारों का आदान प्रदान करने, ये देश की समस्या है। राहुल गांधी अगर ये दिल्ली सेंट्रिक करेंगे तो झारखंड में उनको लोग मुंह चिढ़ा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आपके ही शिक्षा मंत्री वहां पे हेमंत सोरेन है, आप ही की पार्टी की सरकार है, पहुंचिए सरकार। आपको अब ये अरविंद केजरीवाल जो लोगों को रोज रोज वीडियो संदेश दे रहे थे ये कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज से, वहां तो पंजाब में लाठी चलाई, पंजाब में लोग पूछ रहे हैं, वहां लाठी चार्ज चल रही है, पहुंचिए सरकार। तो सवाल यह है कि पीएम ने बहुत सही कहा है कि ये बरसों पुरानी समस्या जो हर स्टेट की लगभग है, बिल्कुल हर स्टेट पे इस तरह में आप देखे होंगे एक माफिया के किस तरह से ये पेपर लीक में और किस तरह इन्वॉल्व होके बच्चों के, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ किस तरह से एक धोखा करते हैं। तो एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए, एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होनी चाहिए। तो आज जब पीएम ने इस बात के लिए जो आश्वस्त किया है और नौजवानों के बीच में वो खुद से कम्युनिकेट किया है, तो मुझे लगता है कि तस्वीर के दूसरे पक्ष भी ये नौजवान देख रहे होंगे कि ये झारखंड में जब हो रहा है तब ये सेलेक्टिव आउटरीच है, पंजाब में जब हो रहा है, कर्नाटक में अभी जो हुआ है 80-80 लाख रुपए एक कैंडिडेट को मांगा गया था। तो इन सब चीजों को अगर आप अलग अलग रखेंगे तो बॉस इससे समाज का कोई भला नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही किसी दूसरे नाम से फिर आ जाए, लेकिन अपने सोशल मीडिया और रील में के अलावा अगर वो कुछ करते हुए देखें तो इसी तरह का आउटरीच उनको झारखंड में दिखाना चाहिए, कर्नाटक में दिखाना चाहिए, पंजाब में दिखाना चाहिए। तब समाज को यह पता चलेगा कि ये डेफिनेटली एक जिम्मेदारी के साथ क्रांति में आए हैं, बाकी एक क्रांति नकली कही जाएगी। मीडिया का एक सेक्शन, इकोसिस्टम, पालतू मीडिया एक पक्षी बात बताए, लेकिन हम दोनों पक्षों की बात बताएंगे। दिवाकर से पूछेंगे। दिवाकर बताइए, हेमंत सोरेन सरकार का क्या कहना है इस बारे में, क्या सफाई दी है उन्होंने, उनका भी पक्ष आना चाहिए? देखिए एकदम निश्चित तौर पर आना चाहिए, लेकिन मैं चूंकि छात्रों की मांग क्या है उस पर आप जरा एक बार फोकस कीजिए, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ है और उसमें जो कठोर प्रावधान होने चाहिए वो नरेंद्र मोदी ने उसमें करवाए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार की अगुवाई में ये चीज हुआ है और प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से आभार जताया कि ये जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है उसमें जो 3-4 चीजें मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि देखिए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी बात, समय पर परीक्षा हो और उसके परिणाम आने चाहिए। आपको याद होगा कि झारखंड बने हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन जो जेपीएससी के एग्जाम है वो 7 या 8 बार ही हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पारदर्शिता झारखंड में और कितने समय पर एग्जाम होते हैं। तीसरा कि पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई होनी
चाहिए और चौथी मांग जो है वो दोषियों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। और ये जो आपको याद होगा कि जिस तरीके से संसद में भी बिल पास हुआ है, इसमें ये 4 प्रोविजन की बात की गई है, तो विद्यार्थियों को उससे उम्मीद भी जगी है। लेकिन झारखंड में विद्यार्थी इसलिए उग्र हो रहे हैं, इसलिए उनका आक्रोश तेज हो रहा है कि झारखंड सरकार उस तरीके से तत्परता नहीं दिखाई दे रही है, संज्ञान नहीं दिखा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर कार्रवाई होगी। जेपीएस सीआईडी जांच की भी बात की गई है, सीआईडी जांच की घोषणा कर दी गई है। और जेपीएससी के जो अध्यक्ष है एल ख्यांगते, जो झारखंड के मुख्य सचिव थे, उनको मुख्य सचिव के बाद रिटायर होने के बाद उनको जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था, उनका इस्तीफा लिया गया और उनको सीआईडी पिछले 3 दिनों से अपने दफ्तर में बुलाकर पूछताछ भी कर रही है। आज भी एल ख्यांगते से पूछताछ हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि इस पर जो भी दोषी है उसको बचना नहीं चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन झारखंड की सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 6 वर्षों का, तो जो छात्र आंदोलन है वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि सरकार की ओर से सिर्फ लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए छात्रों का आंदोलन जो है ये उग्र हो रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं, हेमंत सोरेन की जो सरकार है और कांग्रेस का उसका समर्थन है, उस सरकार को कहीं ना कहीं आगे आकर छात्रों का विश्वास जीतना होगा और तभी ये आंदोलन जो है जो उग्र होता हुआ जा रहा है, या लगातार जो अब रांची से निकलकर दूसरे जिलों में भी ये आंदोलन करने की बात विद्यार्थी संगठन के लोग कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो शायद उस पर विराम लग पाएगा। जी शुक्रिया फिलहाल दिवाकर आपका जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे एक और बड़े विषय पर हम बड़ी चर्चा करने वाले, लेकिन ये सवाल तो रहेगा कि झारखंड के छात्र नहीं है क्या? उनको साथ देने के लिए छात्र नेता या जो कोई भी कहते हैं कि हम छात्रों के हित की बात करते हैं, वो कहाँ हैं? चाहे राजनीतिक पार्टियों या कोई संगठन हो। फिलहाल एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे खास चर्चा। और खास चर्चा होगी कि जो अयोध्या में चढ़ावा वाला विवाद था, चढ़ावे में गड़बड़ी वाला विवाद, उसमें सबसे पहले तो ये सवाल उठ रहे थे कि कौन कौन लोग उठा रहे हैं ये इस पर सवाल, जिनका कोई सरोकार ही नहीं था। और अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से सवाल उठा रहे हैं, कैसी कैसी नौटंकी कर रहे हैं। इस पर करेंगे बड़ी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, अब खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। और आज की खास चर्चा का विषय क्या है? विषय है कि अयोध्या में जो चढ़ावे में गड़बड़ी वाला विवाद हुआ था, वो अब संसद में भी वो मुद्दा उठ रहा है, लेकिन कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे वहाँ पर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उस पर क्या सवाल उठ रहे हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। संसद के मानसून सत्र में इस तरह के अजब गजब नज़ारे इन दिनों लगभग रोज देखे जा सकते हैं। और पेपर लीक पर, देश की सबसे बड़ी समस्या, पेपर लीक पर कड़े कानून को लेकर सपा सांसदों का कोई सुझाव तो नहीं आया था, लेकिन राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर सपा सांसद संसद भवन में चंदा चोरी का स्वांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन आज महफिल लूटने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद, कांग्रेस के नेता भी बताते हैं अपने आप को, पप्पू यादव ने साधु के भेष में सांसदों का मनोरंजन करते हुए, ये देखिए, देख रहे हैं तस्वीरें, साधु के भेष में आए थे। तो उनके इस अभिनय को पुख्ता बनाने के लिए राहुल गांधी चंदा देने बार बार पहुंच रहे थे। पता नहीं छुट्टा करा के लाए होंगे। कांग्रेस के अन्य सांसद सपा सांसदों के शो को एक तरह से हाईजैक करने की कांग्रेस के सांसद कोशिश कर रहे थे। या फिर यूपी में दो लड़कों ने राम मंदिर संघर्ष को बदनाम करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये दिख रहा है, ये देखिए, बार बार देख रहे हैं। तो नाटक के एक हिस्से में गेरुआ वस्त्र साधु के वेश में मौजूद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागते हुए दिखाई दिए, लिया और भाग गया। इसके बाद अन्य विपक्षी सांसद उन्हें रोकने और चोर चोर के नारे लगाने का अभिनय करते नजर आए। विपक्ष इसे चंदा चोरी का उपहास बता रहा हो, लेकिन अयोध्या के संत इसे साधु संतों का और गेरुआ वस्त्र का अपमान मानते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने पूछा है कि क्या पप्पू यादव दूसरे किसी मजहब के ड्रेस और रंग से चोरी का ऐसा उपहास उनके मजहब के लिए कर सकते हैं क्या? अयोध्या के संत पूछ रहे हैं कि जिनका कभी राम मंदिर से सरोकार नहीं रहा, वो वोट के लिए सनातन परंपरा का अपमान क्यों कर रहे हैं? चढ़ावा चोरी के मामले में सभी आरोपी अब जेल में हैं। आगे कोई ऐसी घटना राम मंदिर में ना हो, इसके लिए ट्रस्ट ने पुख्ता इंतजाम भी कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर अयोध्या को बदनाम करने, राम मंदिर के संघर्ष को बदनाम करने की इस सियासी चाल को भी लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। खबर है कि राम मंदिर की प्रशासनिक कमान अब जगदीश आफले संभालेंगे। IIT बॉम्बे से पास आउट आफले मंदिर में सचिव के पद पर प्रतिष्ठापित होंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नई SIT की कमान वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी गई है। SIT ने चढ़ावा चोरी के मामले में संबद्ध बैंकों से लेकर प्रबंधन और गिनती में शामिल कर्मचारियों की पूछताछ भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों अयोध्या के मणिराम दास छावनी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया था कि किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में अब बड़ी भूमिका नहीं रहेगी, यानी सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी। राम मंदिर में शुचिता, पवित्रता और अनुशासन में ट्रस्ट के सभी अधिकारी और मेंबर जिम्मेदार होंगे। चढ़ावा चोरी की कथित घटनाओं के बाद पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर ट्रस्ट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन लोगों ने रामलला विराजमान को मंदिर में आने से रोकने के लिए लगातार साजिशें की, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवाई, आज कालनेमी बनकर सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये मुद्दा संसद में भी उठा तो लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि संसद और संसद के परिसर में संसद की मर्यादा का तो कम से कम ख्याल रख लें। के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना, ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो वहीं जो सांसदों की इस तरह की हरकतें हैं, उस पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि संसद में संतों और सनातन का अपमान हुआ है। तो जिस तरह से सांसदों का व्यवहार है, जिस तरह से वहां नाटक करके दिखा रहे हैं, जिस तरह से मंचन कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, उससे साधु समाज दुखी है। सुनिए। जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं, तीसरे तरफ तथाकथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वही भाजपा के नेता साक्षी महाराज ने बताया कि सांसद पप्पू यादव ने भगवान का अपमान किया है, इसीलिए तो हम इन लोगों को कालनेमी पुकारते हैं। भगवा का ही अपमान किया है पप्पू जैसा व्यक्ति, तो इसलिए सदन में उनको कालनेमी कैसे पुकारा जा रहा है।
संत जितेंद्र नाथ ने और कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सनातन का मजाक अखिल भारतीय संघ समिति कतई सहन नहीं करेगा। आज संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया और जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगी। परंतु इसकी आड़ में सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संघ समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह का रोष है इस ड्रामेबाजी पर। तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी आपका। साथ में हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कपीश जी। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर जुड़े हुए। सीधे रामेंद्र के पास चलते हैं। रामेंद्र, कुछ संतों की प्रतिक्रिया हमने देखी इस ड्रामेबाजी पर जो संसद में की गई है, बड़े दुखी दिख रहे थे और कुछ लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में संतों के बीच, अयोध्या में आम भक्तों के बीच किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है इस तरह की हरकत पर? देखिए लालचंद जी, अगर बात करें कि राम को समझने में कहीं सपा और कांग्रेस में चूक हो रही है, हालांकि उनके प्रतिनिधि वहां बैठे हैं, आप समझिए कि जो चंदा मांग रहे हैं, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद वोट के रूपी चंदा ही मांग रहे हैं लोग, और ये परिस्थितियां आ गई हैं। हालांकि तमाम लोग वापस आना चाह रहे हैं, भगवान राम को प्रणाम करना चाह रहे हैं, नमन करना चाह रहे हैं, लेकिन मंदिर तक जाने का साहस अभी तक ये लोग नहीं जुटा पाए हैं। और जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर के हंसी ठिठोली हो रही है, राम इसके लिए नहीं है, राम आचरण में लाने के लिए है। अगर ये लोग आचरण में राम को लाते तो बेहतर होता। जिस तरीके से नाटकबाजी की जा रही है उससे गरिमा को ठेस लग रही है, सनातन संस्कृति को ठेस लग रही है और उससे लोग आहत हो रहे हैं। लालचंद जी, बेशक बेशक, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं दूसरे दौर में आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए मुख्य बात तो यही है ना कि लोग इन सब चीज़ों को, जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से लेते हैं ना। मैं आता हूं विनोद जी। पहले तो सवाल इस पर उठ रहे थे कि कौन कौन लोग सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने कहा राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से उठा रहे हैं इस मुद्दे को, क्योंकि संसद में जो कुछ देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर उससे साधु समाज में एक रोष अगर है तो निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु हैं उनके एक बड़ा वर्ग इस चीज को अच्छा नहीं मान रहा होगा। विनोद जी। लाल जी, तुलसी बाबा कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। ये बड़े भाग्य की बात होती है कि लोगों के मुख से राम का नाम आता है जी। राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की संस्कृति के प्राण हैं, बेशक राम इस देश की पहचान है। और बड़े भाग्य की बात होती है जब आप राम लला और राम के काम में आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज ये चंदा दे रहे थे और उस ड्रामा में ताली बजा रहे थे, उनको राम मंदिर के उस भव्य आयोजन का कार्ड मिला था। अखिलेश यादव जी, उनको भी राम मंदिर के इस भव्य आयोजन का कार्ड मिला था। राहुल गांधी को इस भव्य आयोजन का कार्ड मिला था, लेकिन वो भाग्य नहीं था तो राम मंदिर नहीं गए। और आज पप्पू यादव के इस ड्रामे में, जो इस ड्रामे को आप एक तरह से समझ लीजिए कि वो पूरा का पूरा सनातन आस्था, सनातन की परंपरा और भारत की उस संस्कृति का एक अपमान करते हुए दिखा। बेशक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एक भी साधु संत का उसमें कोई रोल नहीं दिखा। एसआईटी की जांच हुई, वहां जो जांच होने के बाद बैंक के जो कर्मी थे 8 लोग जो गिनते थे चढ़ावा को, उनकी मिली भगत से उस समय में ये चीजें सामने में आई। उसके सारे लोग जो भी उसमें आरोपी थे सब आज जेल में बंद हैं। लेकिन इन्होंने भगवा को अपमान किया है, भारत की परंपरा को अपमान किया है और उसको चोर चोर कह के सपा के और कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव को वहां दौड़ाते हुए दिख रहे थे। क्या भारत की मूल संस्कृति में भगवा, सनातन इतनी सस्ती चीज है क्या? समझ तो लिया है,
इतनी सस्ती चीज है क्या कि आप संसद में जिस गरिमा की चर्चा आप करते हुए कभी इस चीज का आपका मुंह और जबान नहीं खुला, उसको आप एक भगवाधारी बन के पप्पू यादव वहां बैठ के और उनके पीछे पीछे सारे सांसद चोर चोर का हल्ला कर रहे हैं और पप्पू यादव भाग रहे हैं। और लालू, आप खुद देखिए कि राहुल गांधी 2-2 बार जाके वो ड्रामा करते हुए उसमें पैसे डाल रहे हैं। ठीक, क्या राम मंदिर और भारत की संस्कृति अयोध्या ये मजाक की चीज है क्या? भारत के संस्कृति के इस अपमान का इनको जवाब मिलेगा जी। ये चाहे जितनी भी सियासी ड्रामा कर ले, ये बात वो जाने कि ये जिस जो प्रहसन की बात वो करते हुए दिख रहे हैं पार्लियामेंट में, वो अयोध्या के लोग भी देख रहे हैं और इसका वो जवाब देंगे। बिल्कुल। जिस तरह का ये व्यवहार है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं कि ये कितना उचित या कितना अनुचित। ठीक है कपीश जी, ये पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के खुर्द-बुर्द पर इस तरह का कोई मंचन कर पाएंगे? खुली चुनौती है, बोलिए। अगर ये जायज है या जो हुआ ये सही है या गलत है, इस पर बाद में बात करेंगे। अगर ये सही है तो बताइए, इसी तरह का वक्फ बोर्ड के खुर्द-बुर्द पर एक अच्छा सा मंचन कर पाएंगे संसद परिसर में? बताइए। लालचंद भाई, ये वक्फ जो है राम मंदिर के तुल्य है क्या? वहां पूजा होती है क्या वक्फ में किसी की? अच्छा, नहीं पूजा होती है तो मंचन नहीं करेंगे? आप नहीं, आप देखो, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो पूजा नहीं होती है, लेकिन वहां पे हिंदू कोई मेंबर नहीं हो सकता है। थोड़ा और आसान कर देते हैं विनोद जी, थोड़ा और आसान कर देते हैं। अजमेर शरीफ के बाजार पर गड़बड़ी वाले मामले पर मंचन करके दिखाइए। मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूं कि ये जो मंचन हो रहा है, जिसमें आप जितनी धत्तेरी कर रहे हैं, आपने उतनी धत्तेरी नितिन नवीन के उस शो पर क्यों नहीं की जिसमें हनुमान जी उनके इस्तकबाल में नाचते हुए चल रहे थे लखनऊ के सड़क पर? वहां मीठा मीठा और गप गप और कड़वा कड़वा क्या कहते हैं सर? सनातन संस्कृति में प्रभु हमारे बीच रहते हैं, प्रभु हमारे बीच रह करके तांडव भी करते हैं, प्रभु हमारे बीच रहकर योग भी करते हैं, प्रभु हमारे बीच रहकर नृत्य भी करते हैं। यही सनातन है। तो आप चिल्ला लो, किसी पंथ की तरह हमारा सनातन नहीं है सर। बना के बैठाए हो आप, एजेंडा बना के बैठाए हो, 4 आदमी आप लोग आपस में। एजेंडा तो संसद में लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो हमें आप सुनने भी नहीं दोगे और बैठाओगे जबरदस्ती। हम आपकी सुनने के लिए नहीं बैठे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे मेरी, या तो आपने प्रश्न किया, इतनी असुविधा हो गई कि छोड़ देंगे? अच्छा ठीक है, बोलिए। नहीं, मुझसे उत्तर लीजिए। इतना हर मिनट अगर टोकना है तो पहले आप टोक लीजिए। मैं आपको एकदम खुली वो दे रहा हूं कि आप पहले आप बोल लो, जब आप शांत हो जाओगे तब हम बोलेंगे। बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं, जब मोदी जी भगवान हनुमान जी को पतंग के रूप में उड़ा रहे थे तो किसकी मजाक उड़ा रहे थे? जब नितिन नवीन अपने स्वागत में 10 नहीं, आप क्या भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? देंगे? मैं सनातनी नहीं हूं क्या? मैं सनातनी नहीं हूं, मैं सत्य को देखने वाला नहीं हूं क्या? उसके लिए भाजपा प्रवक्ता बनना जरूरी है मेरा? आप हर बात पे उत्तर देंगे क्या? अच्छा, आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं ये सवाल भाजपा प्रवक्ता से पूछूं, है ना? नहीं, पहली बात तो ये कि आप कृपया शांत हो जाएं 1 मिनट। मैंने आपसे सवाल पूछा था ना? बोलिए सर। कि जब तक आप शांत नहीं होंगे तो आपके सवाल का जवाब दूंगा, ये बताइए मुझे। बोल लीजिए। अगर आप सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा। कहां दे रहे हैं जवाब? मैंने वक्त के बारे में पूछा। नितिन नवीन सुनिए, फिर वही टोकिएगा तो फिर वहीं से शुरू करूंगा। नितिन नवीन अगर अपने स्वागत में लखनऊ में भगवान हनुमान को आगे आगे स्वागत में नचवाएं, प्रधानमंत्री मोदी अगर उनको पतंग में लगा कर उड़ाए तो वो मजाक नहीं है। अगर शर्मा जी जो उप मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, अगर वो सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बताएं तो कोई जुर्म नहीं। अगर संजय निषाद उनको सिंगी ऋषि की औलाद बताएं और भगवान श्री राम को मां की गाली दें, उनको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाए, एक को राज्यसभा का सांसद बनाए, तो वहां पे कोई उलाहने की बात नहीं। वो तो ठीक है, वो सब चल रहा है। प्रताप सिंह जी के पास में सारे सवाल ट्रांसफर कर रहा हूं। ये भगवान राम को लूटने वाले, राम रतन के लुटेरे, ये चंदा की लूट नहीं हुई है। कपीशर, ये चंदा की लूट नहीं हुई है। राम के चंदे के साथ साथ चढ़ावे की लूट हुई है। चढ़ावे की लूट के साथ साथ जमीन के खरीद फरोख्त में खपत और धोखाधड़ी हुई है। उसके साथ साथ 1 करोड़ से ज्यादा जो शिलाएं आई थी, जिसमें से 1250 शिलाएं जो हीरा मोती और मनमालिक की थी, उनकी लूट हुई है। प्रताप सिंह जी का ऐसे लुटेरों से प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे। सुना तो ऐसे लुटेरे अंदर क्यों नहीं गए?
ये राम मंदिर के चोरी के मजदूर से तकरीब तो मैं अपनी बात करूं। सुनिए सर, बोलिए। दिनेश प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी इस तरह की चीजें हुई हैं। कपिल जी जरा सुन लीजिए। हाँ सुनिए कपिल जी, कान का इस्तेमाल करिए। कपिल जी रिक्वेस्ट है, कान का इस्तेमाल करेंगे तो बोल अच्छा पाएंगे। बोलिए दिनेश जी, बोलिए, सुन रहे हैं जी। मैंने सबको बड़े धैर्य से सुना। जी जी जी। देखिए लालजी, भ्रष्टाचार पर आप लड़िए ना, किसने आपको मना किया है कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है तो। लेकिन भ्रष्टाचार पर लड़ते आप भगवान और भक्ति की गरिमा को राजनीति का मंच बना देंगे, ये स्वीकार होगा क्या सनातनी को? गजब आप बात कर रहे हैं कपिल जी गजब आप बात कर रहे हैं। इनके नाम में कपीस लिखा हुआ है। संसद में पुजारी को आप चोर बनाकर खड़ा करना, ये व्यक्ति का अपमान नहीं है, करोड़ों सनातनियों का अपमान है। अरे लोकतंत्र में असहमति हो सकती है भाई, आपको अधिकार है, आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन आस्था का कोई आदमी चोरी और डकैती को अगर ड्रामा के रूप में दिखा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का चोर चकार किस तरीके से राम मंदिर की चोरी की है वो आपके सामने है। जब आपके पास जब शब्द नहीं है तो बीच में क्या बोल रहे हैं? मैंने आपके बीच में बोला, मैंने आपके बीच में बोला, तरीका है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, संस्कार देखिए, मर्यादा देखिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी कपिल जी भी कह रहे थे, ये आपकी मर्यादा है, आपका संस्कार है, आपकी संस्कृति है। फ्री बैटिंग करना चाहते हैं कपिल जी, आप कह रहे थे ना कि आप एकदम फ्री बैटिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा फ्री बैटिंग दिनेश जी को भी कर लेने दीजिए, फिर आपने कपिल जी जो भी बोला मैंने सुना, आपके बीच में एक शब्द बोला था क्या? तो अधिवक्ता है, पढ़े लिखे, मैं समझता था, लेकिन पूरी समाजवादी पढ़े लिखे हैं, बढ़िया पढ़े लिखे हैं, बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, बोलिए। बोलते यही अच्छा है कि दूसरे के बीच में बोलेंगे। जरा सुन लीजिए आप कपिल जी, कपिल जी आप सुनिए ना, आपने बड़े सवाल खड़ी किए हैं। दिनेश जी बोलिए सर। आज लालजी, आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, जहाँ चर्चा का विषय होना चाहिए उसको नाटक के मंचन का, अभिनय का क्षेत्र बना दिया इन्होंने। और एक पप्पू ने दूसरे पप्पू को आमंत्रित किया, दो पप्पू मिलकर किस तरह से सनातन को बदनाम। एक बार कांग्रेस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। आज कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पे संकट है। उस उत्तर प्रदेश में जहां प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है, कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाले नहीं बचे हैं, संगठन नहीं इनका खड़ा हो पाया। और ये कपिल जी बोल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने आमंत्रित किया था सारे सदस्यों को कि चलिए प्रभु राम के दर्शन कराइए। मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी सारे सदस्यों के साथ गए, नसीब नहीं हुआ। प्रभु की इच्छा नहीं थी। किस तरह से जो सनातन विरोधी हैं उनको प्रभु दर्शन देना नहीं चाहते। ठीक, देखिए प्रभु की इच्छा पाने के लिए 2027 में प्रभु की इच्छा मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। दिनेश जी सनातन को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ। कपिल जी रुकिएगा, दिनेश जी रुकिएगा, दोनों रुकिए। थोड़ा अपने संवाददाता के पास जा रहा हूँ। रामेंद्र 2027 में प्रभु का आशीर्वाद मिले, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और लगता है कि कम से कम 2027 का अंतिम वोट पड़ने तक होता रहेगा, क्यों? देखिए लालचंद जी, अगर ये चंदा जब राम मंदिर बन रहा था तब देते तो अच्छा लगता। तब तो भगवान राम से दूरी बनाए हुए काम आता कम से कम मंदिर निर्माण में, है ना? और आज चंदा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आज चंदे की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो एक्टिविस्ट की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं, ये कम्युनिस्टों से जो सीख करके आए हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, इसको भारत का नागरिक, भारत का युवा बहुत अच्छी तरह समझ गया है और इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। 2027 का मंचन जो दिल्ली में कर रहे हैं, जब जमीन पर आएंगे तब इनको पता चलेगा कि एक्सप्रेसवे, तमाम कानून व्यवस्था के इशूज, उस पर सवाल पूछेगी जनता कि आपने क्या किया, अब क्या हुआ, वोट उस पर मिलेगा। हाँ, ये चाह रहे हैं कि राम की महिमा विखंडित हो, उसके खंड खंड हो, तो इनको बीच से रास्ता मिले। हमें उम्मीद नहीं है कि भारत का नागरिक कभी इस दिशा में जाएगा और ये अपनी जो उपलब्धि उसको पा सकेंगे। ठीक, विनोद जी, जो अभी सवाल उठ रहे हैं, देखिए क्या ये मतलब सवाल उठाना गलत नहीं है, ठीक है, संसद में उस पर सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और कहीं इसमें ये भी है क्या कि सपा इस पर लगातार बोलती रही, कांग्रेस पहले शिक्षा करते रहे, आज कांग्रेस इस तरह से कूद पड़ी, पप्पू यादव और राहुल गांधी सब उसमें नजर आ रहे हैं। लालजी, ये नए सनातनी जो हैं, आज अगर सबसे बड़े सनातनी होने का दावा अखिलेश जी कर रहे हैं, तो जो आपका सवाल है उसका जवाब वही है। बड़े सनातनी होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उनको वो कोठारी बंधु का वो त्याग पीछे नहीं छोड़ रहा है। इस राम मंदिर के 500 साल संघर्ष में कोठारी बंधु जैसे
दर्जनों लोगों के खून का भी वो संघर्ष है, उसके बलिदान की भी कीमत है निस्संदेह। इस 500 साल के संघर्ष में हजारों भगवाधारी उन नागा साधुओं से लेके निरंकारी के साधुओं से लेके निहंग साधुओं से लेके सबका वो योगदान है। आप इसको मजाक उड़ाने संसद में चले हैं। मेरा सवाल वही है कि ये एक संघर्ष की गाथा है, राम मंदिर निर्माण 500 साल की संघर्ष की अयोध्या की गाथा है। आप जिस अयोध्या को अछूत बना के छोड़े थे, अछूत मैं कह रहा हूं, 2017 से पहले 14 से पहले अयोध्या को लोग अछूत मानते थे। बिल्कुल। राहुल गांधी से लेके राजीव गांधी तक किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की थी कि अपने अयोध्या कैंपेन में कभी वो राम मंदिर के रामलला को उस टेंट में जाके भी देख ले। अयोध्या में कभी गए हैं अखिलेश यादव उस टेंट में? अयोध्या कभी अखिलेश यादव गए हैं बाबा के उसके बाद से? आज उस अयोध्या का पराक्रम देखिए। बिल्कुल। आज वेटिकन सिटी का जो गरिमा है पूरे यूरोप में, आज देश में ये पूरे हिंदू सनातनी का लाखों करोड़ों देश पर्यटन के मामले में देखिए कितना बड़ा वो आस्था का केंद्र है अयोध्या। बिल्कुल। आप उस अयोध्या को बदनाम करने के लिए चले हैं। कपीश आप उस राम के मंदिर के 500 साल संघर्ष को बदनाम करने चले हैं। ये इस देश का सवाल है। आप चढ़ावा चोरी तो एक मामूली सी घटना है जो सारे लोग बंद कर दिए गए। आपका निशाना वो संघर्ष है, आपका निशाना वो अयोध्या है। बिल्कुल, उसका वैभव है। कपीश जी एक सवाल आपको अच्छा लगेगा आपको एक अच्छा सवाल लगेगा। आप लगातार पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को संसद में उठा रहे थे, बाकी विपक्ष क्या कर रहा था? शिक्षा विभाग कर रहा था। और अब जो है आज वो लोग आपके इसमें कूद गए इस तरह के ये सारी चीजें करके। वो लगता है कि कहीं उनको ये लगता है क्या कि कहीं समाजवादी पार्टी अकेले इस मुद्दे को ना उठाती रहे, हमें भी इसमें शेयर चाहिए। कपीश जी। लालचंद भाई, अभी तो पूरा देश इस मुद्दे पे कूद जाएगा। कहाँ इन लोगों के बात में अटके हुए। आप एक बात बताइए, हिंदू या सनातन होने का ठप्पा या तमगा या डिग्री दलाल लोग देते हैं, शंकराचार्य न देंगे, मुझसे कोई भाड़ नहीं न देगा। नहीं, एक बात आपसे कह रहा हूं, कहेंगे मुझे बोलने नहीं देते। नहीं लालचंद जी, आपको नहीं कह रहा हूं। अरे आपको तो मैं असल सनातनी कह रहा हूं। कुछ भाड़ टाइप के लोग हैं जो सनातन का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन कितना है कौन नहीं है, लेकिन ये सनातन का सर्टिफिकेट सिर्फ 4 लोग बांट सकते हैं जो देव शरीर में माने जाते हैं, जीवित शरीर में देव, वो हैं 4 शंकराचार्य। चारों लोगों ने ये राम रतन के लुटेरों की धत्तेरी की है और कहा है कि वो तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और भाजपा का कार्यालय बना दिया चंपत राय ने। और आप सोचिए कि चारों शंकराचार्य भी दर्शन नहीं कर पाए। जवाब देना चाहते हैं? वो कहते हैं कि ये राजनीतिक लोग हटे तब तो हम लोग आए। चाह रहे हैं आपको, मैं तो कुछ नहीं बोला। मैंने बोला, आपने मुझे पूछा, दिनेश जी से एक प्रश्न है हमारा, उसके बाद जवाब दे लेंगे। दिनेश जी, आपसे एक प्रश्न है, उसके बाद आप उत्तर दे लेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये बताइए, जो एसआईटी आपने बनाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और हम लोग जो कहते रहे हैं कि उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तभी ना दूसरे को किया। अब दूसरी बात ये है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपकी एसआईटी में जो एसआईटी का अध्यक्ष था वो 420-467 का मुलजिम आपने क्यों बनाया? दिनेश जी जवाब दे दें, ये बता दीजिएगा। दिनेश जी का जवाब, और ये भी बता दीजिएगा आप जवाब ले लीजिए, आप जवाब जो हमने पहले प्रश्न किए हैं, चाहे आप जवाब ले लीजिए। शर्मा जी के संबंध में, चाहे मोदी जी ने जो पतंग के रूप में हनुमान जी को उड़ाया। असल में दिक्कत क्या है, समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ सनातनी है कि नहीं है मोदी जी? यहाँ भाग अब इनको बताना चाहिए। जो लोग पार्लियामेंट में आज नाटक कर रहे तो भागते क्या? लोगों को मनोरंजन करने में भाड़ वो थे जो अपने आगे हनुमान जी को नचा रहे थे। भाड़ वो थे जो राम जी से अपनी आरती उतरवा रहे थे। राम जी से अपनी आरती उतरवा रहे थे। भाग नहीं सकते। आपको बता रहे, आपने पूछा भाड़, मैंने आपको बताया भाड़ कौन है। कौन सा तरीका? भाड़ वो है जो पार्टी में जो आगे जो है हनुमान जी को नचा रहा था। दिनेश जी की बात थोड़ी आनी चाहिए। ऋषि की औलाद भगवान राम की बात आनी चाहिए। बोलिए दिनेश जी। बंद कराइए। मैं कह रहा हूँ वो भाड़गिरी कर रहे हैं, इसकी बात आप करें। बंद कराइए, सरकार के तानाशाह प्रवक्ता बैठे हुए, बंद कराइए। क्या तरीका है यार? दिनेश ये कौन सा तरीका कपीर जी? दिनेश जी जवाब राम मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, भगवाधारी वहां थे,
तो संसद में पार्लियामेंट के अंदर काले कपड़े पहन के कौन बैठा हुआ था? भगवान श्री राम जो है वो चिंगिरी सी की औलाद थे, आज लाल कपड़े के लिए धारण कर रहे हैं। मैं एक लाइन बोल देता हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ। जिन्होंने वहां पर चढ़ावा चोरी का पाप किया उस पर पूरा लानत भेजिए, लेकिन जिन लोगों ने 500 साल के संघर्ष को सफलीभूत करके वहां पर भव्य राम मंदिर बनाया उसको नहीं पोषा जा सकता। शुक्रिया, धन्यवाद फिलहाल धन्यवाद दिनेश जी, साथ में कपी जी, रामेंद्र आपका भी धन्यवाद, विनोद जी आपका भी धन्यवाद।